संसदीय समितियां हैं आज का। संसदीय समितियों को सबसे पहले सारी समितियां हैं लिखी हुई हैं, कुछ समिति छोड़ा गया है और इसमें हम लोग आज क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग लोक लेखा समिति, इसके बाद करेंगे प्राक्कलन समिति। दो प्रकार की समितियां हैं जो मुख्यतः यूकेपीएससी और बीपीएससी में कूट वाले प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं और विश्वास मानिए इन दोनों प्रश्नों में आपको थोड़ी सी उलझन होगी। अब इसमें देखिए कैसे क्या ये समिति होता क्या है। संसदीय समितियां हैं, देखिए बिंदी गायब हो गया, सभापति में चला गया है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा वापस। संसदीय समितियां, संसदीय समिति का सबसे पहले तो समझ लीजिए किसी भी समिति का कोई प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, यानी कोई अनुच्छेद में अगर समिति को आप पढ़ना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो होता कहाँ से है? संसद के द्वारा ये निर्वाचित होता है, संसद के द्वारा ये बनाया जाता है, संसद के द्वारा इसका विघटन होता है, सारा काम संसद के द्वारा होता है। किया क्यों जाता है? किया इसलिए जाता है क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे भारी भरकम जटिल प्रक्रियाओं से ऐसे कार्य किए जाते हैं जो संसद में, संसद के शून्यकाल, प्रश्नकाल, इसके अलावा भी बाहर सचिवालय जो उसका होता है उस सचिवालय में बहुत सारे कार्य को करने की आवश्यकता होती है। उसमें भी किसी भी प्रकार की एक जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार सांसद की भूमिका का आवश्यकता होता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है और उसमें लोकसभा से, किसी में राज्यसभा से, किसी में दोनों से, ऐसे सब समिति की अपनी विशेषता है। सांसदों को नियुक्त किया जाता है एक जिम्मेदारी देने के लिए। ठीक है, ये पूरे प्रावधान है। समितियों का क्यों क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, किस लिए, किस पे किया जाता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। 3 प्रकार की समितियां आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। ये 3 वीडियो में या 3 क्लास में आपको ये कंप्लीट होगा। संसदीय समितियां जो आपकी पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो किसमें, एक तो आज लोक लेखा समिति है ये पढ़ेंगे, इसके बाद अकेले कोशिश करेंगे प्राक्कलन समिति का एक छोटा सा वीडियो आपको दे दें, उसके बाद कंबाइंड रूप से एक समिति का पूरा बनाएंगे जिसमें सारी समितियां आ जाएंगी। तो मुख्य रूप से आपको 3 समितियां अच्छे से पढ़नी है, उसमें एक है लोक लेखा समिति जो आज पढ़ रहे हैं, दूसरा प्राक्कलन समिति और तीसरा प्रवर समिति। प्रवर समिति जब पढ़ेंगे तो स्पेशली हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से अध्यादेश, कौन कौन से कानून बनाने में प्रवर समिति कब कब गठित की गई है, क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं। ये आज के जो क्लास हैं ये उस तरह के क्लास हैं जो इजी वे में क्लासेस नहीं हैं, लेकिन इससे प्रश्न आपको मिलेगा तो आप फंसते हैं। तो हम वही प्रश्नों को पहले कवर अप कर रहे हैं जिसपे कि स्टूडेंट ना फंसे। बाकी तो बहुत सारे पॉलिटिक ऐसे सेक्टर है जो सबको तैयार है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। संसद द्वारा निर्वाचित होता है, नामित होता है लोकसभा अध्यक्ष, इसको बना सकते हैं, राज्यसभा के सभापति से बना सकते हैं किसी भी समिति को। लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के निर्देशानुसार, या तो लोकसभा के अध्यक्ष के अनुसार और या तो राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार ये कार्य करती है। तीसरा, रिपोर्ट जो होगी, जो भी ये कार्य आप इसको सौंपेंगे उस कार्य को रिपोर्ट में जब ये तब्दील करेगा तो उस संबंधित सदन के जिस पटल पे रखना हो, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अगर बनाया गया वो समिति रहेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अगर राज्यसभा के सभापति के द्वारा बनाया गया समिति रहेगा तो रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति को देगा। तो यानी इसके कार्य करने का जो सिस्टम है वो रिपोर्ट किसको देगा, सभापति या अध्यक्ष को। ठीक है, उसके आगे देखते हैं जिसका एक, अब ये काम कहाँ करेंगे, सड़क पे तो करेंगे नहीं, इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, दफ्तर होने चाहिए, सब कुछ। तो सचिवालय में इनका व्यवस्था करने का कार्य भी क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्था करें कि कहाँ पर ये बैठेंगे, जिसका एक सचिवालय होगा और वहाँ पर समितियाँ कार्य करेंगे। हम पूर्ण रूप से अगर समिति को देखते हैं एक ओवरऑल में तो हमें 3 प्रकार की समितियाँ देखने को मिलेंगी। देखिए, एक दो तो होता है स्थायी समिति, एक होती है तदर्थ समिति। स्थायी समिति के अंदर जब जाएंगे तो कुछ समितियां ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से स्थायी होती है। ये सब बातें हम लास्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन समिति विघटित हो सकती है, कौन नहीं हो सकती। कंक्लूड करके उस दिन हम लोग पढ़ेंगे उसको। इसमें देखिए वित्त समिति है, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है। सार्वजनिक उद्यम के लिए एक सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया जाता है। विभागीय स्थायी समिति है, विभाग के जांच के लिए विभाग में खर्च कितना हुआ उस सब का भी विवरण अगर लेना हो, किसी भी प्रश्नकाल के दौरान कोई मुद्दा फंस जाता है तो गठित किया जा सकता है। जांच के लिए गठित एक समिति होती है जिसमें याचिका अथवा आवेदन के लिए गठित समिति बन सकता है, विशेषाधिकार समिति बन सकता है और आचार समिति बनती है। ये सारी समितियों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ होती हैं जिसमें सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति और भी बहुत सारी समितियाँ होती हैं। ठीक है, उन सभी प्रकार के समितियों को हम क्या करेंगे, लास्ट के वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी फिलहाल में हमें क्या समझना है, पूरे ओवरऑल समिति में सिर्फ 2 पॉइंट। एक, लोक लेखा समिति आज आपको अच्छे तरह से समझ लेना है। दूसरा पॉइंट, लोक लेखा को तो एकदम कंप्लीट समझना है, अभी हम समझाएंगे तो उसको आपको कंप्लीट समझना है। इसके पहले संसदीय समिति में अगर आपको समझना है तो केवल ये जान लीजिए कि कितने प्रकार की समितियाँ होती है। जैसे कि कौन कौन ऐसी समिति है जो स्थायी समिति है, कौन कौन ऐसी समिति है जो अस्थायी समिति है, मतलब काम होने के बाद उसको हटाया जा सकता है।
लेकिन कुछ ऐसी समितियां होती हैं जिसे हम कभी नहीं हटाते और वो कंटिन्यू रहती हैं। ठीक है, यही 2 सिस्टम से आपको समिति का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। अब चलिए लोक लेखा समिति को हम देखते हैं। लोक लेखा समिति को सबसे पहले इसका जो गठन है वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है। ठीक है, आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि उन अधिनियमों को हम पढ़ते हैं 1919 का, 1909 का, 1935 का, उनसे हम लोग को क्या मिला? तो देखिए हर जगह कुछ ना कुछ लिया गया है, उसका विवरण देख सकते हैं। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है। मैं ज़्यादा अपने क्लास में इस समय यही चीज़ रखता हूँ कि मैं पॉइंट जितना बताऊँ आपको पुराने आए हुए क्वेश्चन को रिवाइज कर दूँ, और वही इस क्लास की विशेषता है। इसमें अगर स्टूडेंट उसी चीज़ को ढंग से समझ ले और अच्छे तरीके से उसको कर ले तो वो समझ जाएगा किस तरह के प्रश्न के आधार पर ये क्लासेस दी जा रही हैं। गठन लोक लेखा समिति का निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ऐसे क्वेश्चन आता है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये भी है उसका नाम, ये आप याद रखिएगा। सदस्य कितने होते हैं? सदस्य अभी आया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हाईकोर्ट आरओ में जो अभी 11 तारीख को पेपर हुआ है उसमें आया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? कौन सी समिति में राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और समिति ऐसे टॉपिक हैं जो स्टूडेंट कम पढ़ते हैं। तो सदस्य 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22, यानी टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है। चुनाव इसका कैसे होता है? बहुत बेहतरीन सिस्टम है चुनाव का। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, जिसे एकल हस्तांतरीय प्रणाली भी कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जिस आधार पर होता है उसी आधार पर इनका भी होता है। ये इसलिए किया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी विपक्ष या पक्ष में ज़्यादा संख्या कम संख्या के आधार पर कोई भी एक कहते हैं ना कड़वाहट न रह जाए। केवल सरकार अपने ही मंत्री या अपने ही सदस्यों को, अपने ही सांसदों को चुन के समिति में बैठा दे, इसलिए ऐसा रोकने के लिए काम किया गया। आपको भी इसके कार्य को समझना होगा तो कार्य से समझ में आ जाएगा। कार्य इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आधार पर ये इसका चुनाव होता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस समिति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर होता है? ऐसे भी पूछ सकता है। लोक लेखा समिति का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, लोक लेखा समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या एकल हस्तांतरीय प्रणाली, ठीक है, ऐसे, या मनोनीत के आधार पर, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हमें समझनी है और यही सब चीज़ें हमारे माइंड में एकदम मेमोराइज रखना है, तभी आप इससे पार पा पाएंगे। कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसमें कोई मंत्री का चुनाव नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो लोक लेखा समिति का कभी भी मेंबर नहीं बन सकता है। यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक लेखा समिति से 3 पॉइंट ऐसे दे दिए जाएंगे जो इससे कोऑर्डिनेट करते होंगे, और चौथा पॉइंट दे दिया जाएगा कि क्या कैबिनेट मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य बन सकता है। कोर्ट वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो इसके हर बारीकी को आपको समझ के रखना है। कोई भी मंत्री, ज़्यादातर समिति में कोई मंत्री नहीं होता है, ये आप याद रखिए। ये तो लोक लेखा समिति है, इसके बाद भी आपको दिखाएंगे ज़्यादातर समितियों में कोई भी मंत्री नहीं होता है। तो लोक लेखा समिति में 1 वर्ष के लिए चुनाव होता है, इनका कार्यकाल होता है, और मंत्री का चुनाव, इसमें किसी भी प्रकार के मंत्री को नहीं चुना जाता है। उसके बाद अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, ये आप समझ लीजिए। 1967 के बाद एक परंपरा चली आ रही है आपके यहाँ। इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का नेता होगा, यानी जिसकी सरकार है उसका कोई भी सांसद इसका अध्यक्ष नहीं बनेगा, ठीक है, जो विपक्ष होगा उसका बनेगा। अच्छा, कितनी अच्छी बात है। ये मुझे लगता है एक संविधान में बहुत अच्छा प्रावधान रखा गया है। अभी आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा रखा गया। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा विपक्षी दल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष ही उसको क्या करेंगे, चुनेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। कौन होता है, तो विपक्षी दल का नेता होता है, लेकिन करता कौन है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। कार्य क्या है इसका, बहुत सारे कार्य हैं, उसमें हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कार्य लिखा है। थोड़ा आप मॉडर्न एम लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, तो आप इससे पढ़िएगा कि सीएजी जो होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, 148 अनुच्छेद में इसका विवरण है। इसका वार्षिक प्रतिवेदन जो मिलता है संसद को, उसकी जाँच करना इसका प्रमुख कार्य है। मतलब वो सीएजी ने जो बनाया है रिपोर्ट, उसमें क्या क्या उसने कहा है सरकार के प्रति, सरकार के खर्च के प्रति, सरकार के किए गए कार्य कौन कौन से किस स्तर तक पहुंचे हैं, उसके कौन से फेज का वर्क बचा हुआ है, उन सारी चीज़ों को एक प्रतिवेदन आवेदन के माध्यम से संसद के पटल पे सीएजी डालता है। उस संसद के पटल पे डालने से पहले क्या करते हैं, लोक लेखा समिति के ये जो 22 सदस्य हैं उस प्रतिवेदन की एक एक कॉपी की जाँच करेंगे। और आप देख लीजिए, विपक्ष
का व्यक्ति, विपक्ष का सांसद उसका अध्यक्ष है, तो वो कितनी कमियां निकालने की कोशिश करेगा। इसी आधार पर सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर 2013 में जो हमें पता चला था 1,86,000 करोड़ का घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ था। कॉमनवेल्थ के दौरान जो घोटाला हुआ था दिल्ली में, कॉमनवेल्थ गेम के दौरान, उसका भी पता चला था सीएजी के खर्च के आधार पर। और विपक्ष का नेता उसमें क्या था? अध्यक्ष, बीजेपी वाला, क्योंकि लोकसभा उस समय किसकी सरकार थी? 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। उन लोगों ने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें का घोटाला हुआ है। बात समझ में आ रही है इतनी? बाद में जाके पता चला भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन निर्णय दिया कि किसी प्रकार का घोटाला था ही नहीं, तो एक कंट्रोवर्सी मुद्दा है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये क्या करते हैं, सीएजी जो बनाती है रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट की ये जांच करते हैं। कौन? लोक लेखा समिति के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? विपक्ष का नेता। तो चाहेगा कि कोई कमी सरकार का निकले। कहीं सरकार खर्च 5,000 करोड़ दिखाई थी और सरकार ने खर्च कर दिया 6,000 करोड़, या सरकार ने 5,000 करोड़ खर्च दिखाया था और सरकार के 4,000 करोड़ किसी मंत्री के खाते में चले गए। ये सारा विवरण निकालने का काम सीएजी निकाल के देगी। कभी कभी आपसे कभी कभी कुछ नासमझ लोग कहते हैं इस बात को कि किसी भी सरकार की बात, इस सरकार की नहीं, किसी भी सरकार की बात, कि ये सरकार देश को बेच देगी। नहीं बेच सकती, संविधान में प्रावधान है, कहीं से नहीं बेच सकती। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण क्या है? आपके संविधान की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि संविधान में कोई भी प्रावधान, कोई भी अधिकार, कोई भी शक्ति एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिला है। उसके लिए बहुत लोग को मिलना पड़ेगा। उसके आधार पे भी इस तरह से शक्तियों का निस्तारण किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया है कि उसमें बहुत सारे ऐसी संस्थाएं भी हैं जो संस्थाओं को भी उसमें भागीदार बनाना पड़ेगा। जैसे उसमें सबसे बड़ा है सीएजी। सीएजी का काम ही यह है कि वो जितने भी सरकार के खर्च हैं, जितने भी सरकार के योजनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें उनकी क्रियान्वयन हो रही है, उस पर नज़र रखना सीएजी का काम है। तो सीएजी की जांच करता है, जिसमें देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति उस जो सीएजी का वार्षिक प्रतिवेदन होता है उसको राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है। कहाँ? संसद में। उसके पहले ये लोग जांच कर लेंगे। लोक लेखा समिति के वो सीएजी के द्वारा जो दी जा रही है वो उसका जांच कर लेंगे। राष्ट्रपति को मिलेगा, राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे? संसद में पेश करेंगे, ठीक है। वो किस तरह के रहते हैं, क्या रहता है उस प्रतिवेदन में? देखिए 3 आधार का कोई प्रतिवेदन हो सकता है। विनियोग लेखा परीक्षा या विनियोग लेखा परीक्षा जो आवेदन होगा, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यहाँ लिखना था, प्रतिवेदन आप लोग बढ़ा लीजिएगा। विनियोग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मतलब विनियोग में कितना इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ क्या है, उसके लिए जो प्रतिवेदन है लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उसको बोलते हैं, उसका ये जांच करेंगे। दूसरा वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, यहाँ भी कर लीजिएगा, प्रतिवेदन सब में जोड़ लीजिए। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उसका भी जांच करेगा। और सार्वजनिक उद्यमों में कौन कौन से योजनाएं जो इन्होंने लाए थे, उन योजनाओं को क्या लाभ हुआ, कहाँ तक पहुँचा, किस तबके के व्यक्ति तक वो पहुँच चुका है, उसके पूरे विवरण का ये 3 प्रकार के ये इनके पास प्रतिवेदन होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं संसद में। और उससे पहले लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं वो उसकी जांच करते हैं। ये पूरा डिटेल था इनके कार्य का। इसके अलावा भी इनके इसी कार्य को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया, अच्छे से समझाया गया है। उसको आप एक समय पढ़ लीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत से। बहुत बड़ा हो जाता है ये समिति। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदन की जांच की जाती है, ऐसे पूछ सकता है। तो जो सीएजी के द्वारा दिया जाता है और लोक लेखा समिति उसका पहले जांच कर लेता है। समिति की भूमिका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है, यूपीएससी में इससे बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, इसको आप समझ लीजिए। यह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? इसका ये क्वेश्चन ढांचा है वो लोक लेखा समिति से संबंधित कथनों पर विचार करें, ऐसे प्रश्न दे देगा। इसमें से कोई टॉपिक उठा के डाल देगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। उसके बाद यह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती है। पहला ये डाल दिया, ए करके, बी करके या आर करके। यह लेखा के स्वपरीक्षण जैसा कार्य करती है, ठीक। उसका नीचे दे दिया कथन ए सही है, बी उसकी व्याख्या करता है, बी सही है, ए उसकी व्याख्या करता है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है, परंतु ए बी की व्याख्या नहीं करता। ए और बी दोनों गलत है परंतु बी उसकी व्याख्या करता है। ऐसे करके घुमाते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए।
ये भूमिका है समिति की, विशेषता कहिए, भूमिका कहिए, जो कह दीजिए, प्रभाव कह दीजिए, प्रभावकारी भूमिका कह दीजिए, जो भी ये सब है। ये व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग रहती है। जो नीतिगत प्रश्न होते हैं उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये कोई ना कोई बजट, कोई ना कोई ऐसा चीज़ जो खर्च हुआ है, उस पर कुछ झोल झाल हो गया है, भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर आधारित ये काम करते हैं, क्योंकि CAG इसके साथ है, आप समझ लीजिए। अब लोक लेखा समिति कभी भी किसी ऐसे मुद्दे को नहीं उठाएगी जिस मुद्दे को संसद में सांसद लोग प्रश्न पूछ रहे हो प्रश्नकाल में, उससे इनका कोई संबंध नहीं है। दूसरा, वो एक रोजमर्रा की संसद में चलने वाली प्रक्रिया है, उससे ये अलग रहते हैं, इनका कार्य अलग है, एकदम समझ लीजिए। यह लेखा के स्वपरीक्षण जैसा कार्य करती है। स्वपरीक्षण का मतलब पोस्टमार्टम है। जो आप यहाँ लेखा देंगे, जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो लिख के देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, उस डॉक्यूमेंट को ये पोस्टमार्टम की तरह जांच करेगी। इसका काम ये है। यह दैनंदिनी के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। रोजमर्रा जो चल रहा है, प्रश्नकाल चल रहा है, 0 आवर चल रहा है, जो जो काम हो रहा है उसमें यह हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी प्रकार से। यह परामर्श के रूप में कार्य करती है, लेकिन संसद इसका परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब यहां से थोड़ी सी पॉइंट इसकी वीक आपको समझ में आएगी। यह विभागों के खर्चों पर रोक नहीं लगा सकती। यह चिल्ला सकती है, यह बता सकती है, लेकिन उस खर्चे पर रोक नहीं लगा सकती। यह कार्यकारी निकाय नहीं है, आदेश पारित नहीं कर सकती, और इसका परामर्श पर निर्णय करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। जो ये परामर्श देंगे, हम मानेंगे नहीं मानेंगे, इसका अधिकार संसद को प्राप्त है। एक तरफा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को भी प्राप्त नहीं है, संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा। यह आदेश नहीं दे सकती, याद रख लीजिए, और कार्यकारी निकाय नहीं है। इनमें से कोई भी चीज़ यूपीएससी में पूछ सकता है, या कूट वाले प्रश्नों में यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको याद आ गया। हाँ, इसमें मैंने आपको ये बताया 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 1919 के अंतर्गत, और 1900 भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1921 में ये पहली बार अस्तित्व में आया था। हल्का फुल्का इसको ब्रिटिश सरकार ने काम में लिया था। उसी में से हम लोगों ने अपने संविधान में भी इसको रखा है और अपने यहाँ अच्छे से इसको पालन किया है। अब ये पूरी समिति में आपको क्या समझना है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG का फ्रेंड होता है, मित्र होता है, पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, दार्शनिक होता है? तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति CAG का मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब CAG में कहीं से लोक लेखा समिति की क्या भूमिका है CAG के साथ, वो आपको एकदम डिटेल वाइज याद होना चाहिए। गठन में सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका स्रोत कहाँ है, इसका गठन का स्रोत क्या था, वो याद होना चाहिए, और इसकी समिति की भूमिका आपको याद होनी चाहिए। इतना काम आपको इस समिति में पूर्ण रूप से करना है। लोक लेखा समिति आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक और प्राक्कलन समिति को देखेंगे, उसके बाद तीसरे वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।